हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलॉसफी का चैप्टर 2। हम लोगों ने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 को देख लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिलॉसफी क्लास 11th। तो आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं तो उसके बारे में मैं बता दूं कि आज हम लोग मेगा मैराथन जो भी बोले आप, लगभग वही वीडियो है। आज ये लंबा वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग 2 से लेकर 10 तक के जितने भी 2 से लेकर लेसन 2 से लेकर 10 तक, लेसन 10 तक जितने भी MCQs होंगे मैं कराऊंगी। लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी कलम ले लें, आराम से बैठ जाएं, सारे काम अभी छोड़ दें। क्योंकि देखिए बात यह है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, क्लास 11 के बच्चे। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाउट होती है कि हाँ हम लोग कैसे एग्ज़ाम दें, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों को कोई थोड़ा आइडिया नहीं होता एग्ज़ाम से पहले और आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक होने लगते हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एक मेरी कोशिश है आप लोगों की मदद करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर लेसन 2 वह है निरीक्षण एवं प्रयोग। निरीक्षण एवं प्रयोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए समय बर्बाद नहीं करना है, फटाफट हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट करना है। और रीज़न ये है कि आप लोगों को कंप्लीट करना है अपने नोट्स, ठीक है। और जितने भी MCQs मैं करा रही हूँ, कोशिश तो यही है कि इससे भी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे टैली कर जाए ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। तो आप एक कोशिश है मेरी ताकि आप लोगों को अच्छी मदद मिल सके। तो चलिए, पहला निरीक्षण क्या है, निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए निरीक्षण है क्या, तो यहाँ पे 4 है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका उद्देश्यपूर्ण प्रत्यक्ष। उद्देश्यपूर्ण प्रत्यक्ष यानी कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निरीक्षण में क्या निरीक्षण में पाया जाता है, क्या होता है। तो घटना को हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, घटना को पाते हैं। तो आंसर होगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रयोग की तुलना में निरीक्षण क्या होता है। प्रयोग की तुलना में हम लोग बात करें तो निरीक्षण जो होता है बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय होता है, ठीक है। सक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा दोस्तों। स्किप ना करें, सारा एकदम आप कंटिन्यू देखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोगों को बहुत सारा कंप्लीट करना है क्वेश्चन, तो हम लोग फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आगमन के वास्तविक आधार क्या है। तो आगमन का जो वास्तविक आधार होता है ना, वो होता है निरीक्षण करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। चलिए नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 5। निरीक्षण एक क्रिया है, कैसी क्रिया है। तो याद रखें निरीक्षण जो ना चयनात्मक है। हम लोग ना चयन कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे हम लोगों को निरीक्षण करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में निरीक्षण की क्रिया है, किस तरह की क्रिया है। तो निरीक्षण जो है ना, आप याद रखिए एक लक्ष्यपूर्ण क्रिया है। क्या है, लक्ष्यपूर्ण क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7। निरीक्षण की जिज्ञासा है। निरीक्षण को मतलब के अंदर क्या जिज्ञासा होती है। तो याद रखिएगा निरीक्षण के अंदर होती है बौद्धिक मतलब बौद्धिक शर्त, ठीक है, बौद्धिक शर्त की एक जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निरीक्षण में आवश्यकता होती है। निरीक्षण में किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में से कोई नहीं, दोनों इस तरह से करके दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 1 एंड 2। तो याद रखिएगा स्वस्थ सोच भी होता है और जागरूक ज्ञानेंद्रियाँ। अगर आप निरीक्षण करें तो आपको एकदम स्वस्थ रहना होगा, आपके माइंड को भी एकदम स्वस्थ रहना होगा, हेल्दी रखना होगा। क्योंकि नकारात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए निरीक्षण में, और जागरूक होनी चाहिए। आपके ज्ञानेंद्रियाँ जो है, आपके सेंसरी मोटर जो है वो एकदम जागरूक होने चाहिए। ये नहीं कि माइंड कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं और हम काम कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निरीक्षण की आवश्यकता है। निरीक्षण की क्या आवश्यकता होती है। देखिए पहला तो बौद्धिक शर्त की आवश्यकता होती है, दूसरी होती है शारीरिक शर्त और तीसरा नैतिक शर्त। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग निरीक्षण का कार्य करते हैं। तो ये हो जाता है आपका आवश्यक शर्त, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निरीक्षण के यथार्थ या वैज्ञानिक होने के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अगर निरीक्षण को यथार्थ यानी कि सच करना है या फिर वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है नैतिक शर्त होना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11। निरीक्षण किन वस्तुओं का होता है। निरीक्षण किन वस्तुओं का हम लोग करते हैं। देखिए निरीक्षण हम लोग करते हैं आंतरिक बाहरी दोनों, ठीक है, आंतरिक भी करते हैं और बाहरी वस्तुओं का भी करते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण कैसा होता है। तो याद रखिए प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो नियमित होता है। क्या होता है, नियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। प्रयोग एक प्रकार से है। प्रयोग क्या है, तो एक तरह का परीक्षण भी है, जांच है, निरीक्षण भी है। तो याद रखिएगा प्रयोग जो होता है वो तीनों होता है। क्या होता है, तीनों होता है, परीक्षण, जांच और निरीक्षण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोग में प्रयोग करता है, प्रयोग जब करता है कोई प्रयोग करता, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, तो याद रखिएगा प्रयोग में हम लोग नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, तो याद रखिएगा प्रयोग जो होता है कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाता है प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर में है ज्ञानेंद्रियों को सहयोग मिलता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, वैज्ञानिक यंत्रों को, किसको मिलता है, वैज्ञानिक यंत्रों को मिलता है, तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, अगर हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करें तो क्या कहलाता है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यूज देखना है कि किस टाइप से एमसीक्यूज आते हैं। आप लोगों ने बुक रीडिंग किया ही होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है कि मैं जो एमसीक्यूज करा रही हूँ उसमें से कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को टैली कर जाए, तो इसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति कैसी होती है, जो प्रत्यक्षीकरण होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, व्यवस्थित होता है, नियमित होता है और लक्ष्यपूर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जोयस द्वारा स्पष्ट की गई शारीरिक शर्त जोयस द्वारा स्पष्ट की गई, क्या स्पष्ट की गई, तो इनमें से सभी, शारीरिक शर्त है, बौद्धिक शर्त है और नैतिक शर्त, तो जोयस ने इन तीनों को स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निरीक्षण और प्रयोग में क्या होता है, निरीक्षण और प्रयोग में सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, वो होता है, याद रखिएगा, मात्रा का, क्वांटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आगमन में छलांग या कूदान लेकर आप क्या समझते हैं, तो कूदान या छलांग से क्या होता है, तो विशेष से विशेष की ओर जाना, मतलब याद देखिए आगमन में से विशेष की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रस्सी सर्प के रूप में दिखती है, ये किसका उदाहरण है, अगर रस्सी आपको सर्प के रूप में यानी कि स्नैक के रूप में दिख रही है तो आप इसका किसका उदाहरण है, यानी कि नहीं भूलने, मतलब नहीं देखने की भूल, याद रखिए ये किसका उदाहरण, नहीं देखने की भूल का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था लेसन 1 से टोटल 22 क्वेश्चन। चलिए लेसन 3 स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 है विज्ञान एवं प्रकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ना है लेसन 3। तो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आज मैं सारा एमसीक्यूज करा दूंगी, कल से मैं जो आपका कुछ थ्योरी और सिद्धांत होगा उससे रिलेटेड कुछ मैं वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो क्वेश्चंस को याद करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, विधि संबंधी प्रकल्पना में किसका पता लगाया जाता है, विधि संबंधी प्रकल्पना में किसका पता लगाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें वातावरण का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकल्पना नियंत्रित करती है, किसे नियंत्रित करती है कि प्रकल्पना, तो याद रखिएगा निरीक्षण क्षेत्र को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकल्पना निरीक्षण को क्या करती है, तो ये संचालित करती है, क्या करती है, संचालित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक पद्धति प्रारंभ होती है, तो वैज्ञानिक पद्धति कैसे प्रारंभ होती है, तो याद रखिए ये होगा आपका 1, यानी कि प्रकल्पना से शुरू होती है वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक प्रकल्पना की क्या शर्तें हैं, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रकल्पना जब अपनाया जाता है उसमें होता है आपका सत्यापनशीलता होता है, भविष्यवक्ता होता है, प्रासंगिकता होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, तर्कशास्त्रियों ने प्रकल्पनाओं में क्या अंतर बताया है, तो क्या अंतर है प्रकल्पनाओं में, तो याद रखिएगा व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निर्णायक दृष्टांत न केवल पूर्व कल्पना की पुष्टि करता है वरन अन्य पूर्व कल्पनाओं का निषेध भी करता है, ये बात किसने कही है, आपको कुछ देखिए, कुछ जो हमारे जो फिलोसफर्स हैं उनकी कुछ बातों को भी याद रखिए, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत तो सही है पर उनके द्वारा स्टेटमेंट जो दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ ये नहीं है कि 11th क्लास में पूछे जाते हैं, देखिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग ना थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दें कि एग्जामिनेशंस को एग्ज़ाम के जैसा ही समझे। ये मतलब अब कोरोना ख़त्म हो गया है, ठीक है, एग्ज़ाम्स होंगे, ये नहीं कि बच्चे निश्चिंत हो जाएँ कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होंगे तो होंगे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया किसने कहा है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो जेवॉन्स ने दिया था, जेवॉन्स ने, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसने प्रकल्पना को अमूर्तकरण माना है, किसने मान लिया कि जो प्रकल्पना है वो अमूर्तकरण है, तो डूगल्ड और स्टुअर्ट ने माना है, डूगल्ड और स्टुअर्ट ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष सत्यापन
की विधियां क्या हैं। प्रत्यक्ष अगर सत्यापन की बात करें तो ये कौन सी विधियां होती हैं इसमें, तो निरीक्षण और प्रयोग विधि दोनों ही क्या होते हैं ना, प्रत्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी होने पर चोर के संबंध में क्या कल्पना कर सकते हैं। अगर कोई चोरी हो गई, कहीं चोरी हो गई है और हम लोग चोर के बारे में क्या कल्पना करते हैं, तो डायरेक्ट जो आती है ना बात हमारे मन में, तो याद है कर्ता संबंधी कल्पना आती है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, कोई प्रकल्पना सत्यापित होती है, तो कैसे सत्यापित होती है, तो याद रखिए कोई भी प्रकल्पना तब सत्यापित होती है जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, कब होगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकल्पना क्या होती है, तो देखिए सामान्यतः यथार्थ होती है, सच होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकल्पना का स्वरूप होता है, प्रकल्पना का स्वरूप कैसा होता है, सत्य असत्य सिद्ध ना होना, या सत्य हो सकती है, सत्य या असत्य दोनों हो सकती है जो सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रकल्पना का निर्माण आधारित है, किस पे आधारित है, तो देखिए प्रकल्पना का जो निर्माण है ना वो आधारित है व्यक्ति की मेधा शक्ति पे, व्यक्ति कितना मेधावान है उससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। 15 नंबर है, यथार्थ कल्पना क्या है। यथार्थ कल्पना जो होती है ना वो याद रखिएगा अस्पष्ट है, अस्पष्ट होती है। ठीक है, उसको स्पष्ट करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं हमारा जो चैप्टर 4 मिल की प्रायोगिक या आगमनात्मक विधियाँ। मिल ने जो प्रायोगिक या आगमनात्मक विधियाँ दी हैं उससे संबंधित है, और ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 से जितने भी MCQs बनेंगे मैं उसको करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधियों में क्या है, मतलब क्या शामिल होता है, तो कोई मौलिकता नहीं होती इसमें, जो होगी प्रायोगिक में कोई मौलिक की बातें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रायोगिक विधियां हैं, किस तरह की विधियां हैं प्रायोगिक, तो याद रखिएगा ये निगनात्मक है। क्या है, निगनात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायोगिक शब्द से अभिप्राय है, पहला क्या, वैज्ञानिक अनुभव के बारे में बताता है। प्रायोगिक विधिया क्या बताता है, वैज्ञानिक अनुभव के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रायोगिक विधियों के प्रयोग में सम्मिलित होती हैं, तो प्रायोगिक विधियों में क्या सम्मिलित होती है, तो बहिष्करण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रायोगिक विधि को अपनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम लोग उसको मतलब उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं बहिष्करण की क्रिया। नेक्स्ट है 5 नंबर, किसने कहा कि एक अंतर विधि की चर्चा है, किसने एक अंतर विधि की चर्चा की है, मतलब किसने बताया है कि एक अंतर विधि के बारे में, तो ये याद रखिए कॉप और मेलनमैन ने बताया था एक अंतर विधि के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य एवं वास्तविक वाक्यों की स्थापना कौन करता है। सामान्य और वास्तविक वाक्य की स्थापना कौन करता है, तो याद रखिए ये होगा आगमन। क्या होगा, आगमन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसंधान में प्रायोगिक विधियां प्रयोग में काम लेती हैं। किस अनुसंधान में, मतलब जो प्रायोगिक विधियां होती हैं वो प्रयोग में काम ली जाती हैं, तो याद रखिएगा कारण कार्य संबंध में होता है, कारण कार्य संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अन्वय विधि है। अन्वय विधि किस प्रकार की विधि है, तो याद रखिए ये निरीक्षण प्रधान विधि है, निरीक्षण प्रधान विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यक्तिरेक विधि जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा व्यक्तिरेक जो विधि होती है वो स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अवशिष्ट की विधि किसका विशिष्ट रूप है। अवशिष्ट की तो विधि है वो किसका रूप है, तो याद रखिएगा वह व्यक्तिरेक विधि की रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इसलिए जल्दी करा रही हूँ थोड़ा सा कि आप लोगों का समय भी बचे और आप लोग सिर्फ एक मिला लो कि हाँ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो थोड़ा मैं स्लो बोलूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से कर सको। नेक्स्ट है, प्रमाण की विधि को कहा जाता है। प्रमाण की विधि को क्या कहते हैं, तो प्रमाण की विधि को व्यक्तिरेक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिरेक विधि। नेक्स्ट है 12 नंबर, अन्वय प्रणाली क्या है। अन्वय प्रणाली होता है संकेत मूलक है। क्या है, संकेत मूलक। बाकी ऑप्शंस आप लोग देख लेना क्योंकि मैं तो डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है 13 नंबर, आगमन की प्रायोगिक विधियाँ निम्न में से किसकी देन है। देखिए आगमन की जो प्रायोगिक विधि दी गई है ना, मैंने बताया कि ये चैप्टर भी उन्हीं के नाम पे है, तो मिल के द्वारा दी गई है, ये याद रखिएगा। आगमन की प्रायोगिक विधि मिल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है 14 नंबर, मिल की प्रायोगिक विधियाँ कितने प्रकार की हैं। मिल की जो प्रायोगिक विधियाँ हैं कितनी प्रकार की हैं, तो 5 है। कितनी है, 5 प्रकार की है। नेक्स्ट है, मिल विधियों का लक्ष्य नहीं है। मिल विधियों का लक्ष्य नहीं है, तो क्या लक्ष्य नहीं है, तो याद रखिएगा वो है बहिष्करण। क्या है, बहिष्करण।
आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से किस विधि के द्वारा कारण से कार्य और कार्य से कारण का पता चलता है। देखिए ये याद रखिएगा, कारण से कार्य का और कार्य से कारण का पता लग सकता है तो इस संयुक्त अन्वय व्यतिरेक विधि से पता चल सकता है। संयुक्त अन्वय व्यतिरेक विधि से पता चलता है। चलिए यहाँ हो गए कंप्लीट आपके लेसन 4 के 16 क्वेश्चंस। आज मैंने कहा है कि 200+ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी लेसन 10 तक। तो लेसन 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो पार्ट 5 है, ज्ञान का न्याय सिद्धांत क्या है। चलिए बहुत ही आसान है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ क्वेश्चंस कितने सिंपल आते हैं, या कितने मॉडरेट आएंगे, या कितने टफ आएंगे। ठीक है, देखिए पहला, न्याय दर्शन के कितने प्रमाण माने गए हैं। तो न्याय दर्शन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे कितने प्रमाण माने गए हैं, तो यहाँ पे 4 हैं। कितने हैं? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रमाण का अर्थ है। प्रमाण का क्या अर्थ है? देखिए प्रमाण का जब बात किया जाएगा तो उसमें ज्ञान होती है। प्रमाण जो होता है वो किस पे आधारित होता है? ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञान से संबंधित। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये हो गया ज्ञान। चलिए नेक्स्ट है, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायादर्श के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए न्यायादर्श के जो प्रवर्तक हैं वो है गौतम। कौन है? गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने लिए जो अनुमान किया जाता है वह क्या कहलाता है। जब हम लोग अपने लिए अनुमान करते हैं ना तो याद रखिएगा स्वार्थानुमान। क्या कहते हैं उसको? स्वार्थानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए ज्ञान प्राप्त करने की अगर बात करें, ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं तो याद रखिएगा प्रमाता। क्या कहते हैं? प्रमाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। न्याय को ज्ञान दर्शन में संज्ञा दी गई है। ज्ञान को न्याय दर्शन में क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा ज्ञान को बुद्धि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायवयो न्याय का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो होगा प्रमेय, थ्योरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का साक्षात ज्ञान कहलाता है। तो वस्तु का साक्षात ज्ञान क्या कहलाता है? वो होता है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अनुभाव में पद होते हैं। तो भारतीय अनुभाव में कितने पद होते हैं? देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है पक्ष, सदीम, हेतु। तो याद रखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10। गौतम के अनुसार प्रमा के साधन हैं। याद रखिए यहाँ पे गौतम के अनुसार प्रमा के साधन कितने हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। प्रमा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रमा के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द सब आते हैं। तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तर्क किसके अंतर्गत आता है। तर्क आता है अप्रमा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है। अप्रमा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13। अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद होते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के जो भेद होंगे वो कितने होंगे। तो देखिए इसके आंसर जो होंगे उसके 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 भी होगा। नेक्स्ट 14। प्रत्यक्ष अनुमान किसके अंतर्गत आते हैं। तो वो उपमान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। शब्द जो आते हैं वो प्रमा के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को पता होगा प्रमेय, प्रमा क्या है, उपमान क्या है, ठीक है, उपमेय क्या है, ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एकदम पढ़ लेना। इसे क्वेश्चंस तो मस्ट आने ही हैं और आएंगे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हो 17 नंबर। योगज का शामिल अर्थ क्या है। देखिए योगज का अर्थ होता है, जैसे योग आ रहा है ना, समझ जाइए कि योग के द्वारा उत्पन्न होना, योग के द्वारा उत्पन्न हो। योगज मतलब योग के द्वारा जन्म लेना है, उसको हम लोग शॉर्ट में योगज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया लेसन 5 तक, उतने क्वेश्चंस थे। आप हम लोग लेसन 6 में आते हैं, तर्कशास्त्र की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पढ़ा है और मैंने बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है कि इसमें बहुत सारे ऐसे आप लोगों को थ्योरम्स मिलेंगे और बहुत सारे ऐसी बातों को जानने को मिलेगी। ठीक है, तर्कशास्त्र की प्रकृति के बारे और विषय के बारे में आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी दी गई। एनसीईआरटी की पुस्तकें जरूर पढ़ें, और अगर आप अच्छे से इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ अच्छे मॉडिफाइड आप बुक ले लें जो जिसमें कि अच्छे से इसके विस्तार से दिया हुआ है। देखिए ऐसे तो क्लास 11 से रिलेटेड बहुत सारे आप चैनल्स यूट्यूब पे देखते हो, जैसे मैग्नेट ब्रेन हो गया और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें आपको दिखाते, पर एमसीक्यूज़ में करा रही हूँ वो। अगर आपको वहाँ पे डिटेल से पढ़ना है तो चैप्टर वाइज, तो आप उस चैनल्स को ज़रूर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उस पर डिटेल से नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि आपके टर्म 1 की एग्ज़ाम अच्छे से जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1।
तर्कशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र एक विज्ञान है, याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक मेथड है तर्कशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि तर्कशास्त्र का आधार क्या है? तर्कशास्त्र का आधार क्या है? तो देखिए इसका आधार है विज्ञान, तर्क और कला, इसमें तीनों आते हैं। ठीक है, आपको वैज्ञानिक मेथड भी यूज़ करना होता है, इसमें लॉजिक भी लगाना होता है, और आर्ट्स का भी एक विषय है ये, इसलिए ये तीनों माना जाता है, दोनों नहीं माना जाता। जैसे अर्थशास्त्र में होता है कि विज्ञान और कला है, उसको हम लोग तर्क नहीं बोल सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा तर्कशास्त्र तीनों होता है, तर्क विज्ञान और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तर्कशास्त्र एक प्रकार से है, तर्कशास्त्र क्या है? तो याद रखिएगा मानसिक व्यायाम है, ये माइंड का एक एक्सरसाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तर्कशास्त्र में हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? तर्कशास्त्र हमें तर्क करना सिखाता है, याद रखिएगा तर्क करना सिखा देता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तर्कशास्त्र युक्तियाँ क्या सिखाती हैं? तो ये हमें सिखाती है आगमनात्मक और निगमनात्मक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तर्कशास्त्र की एक बड़ी उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है इसकी? तो ये शुद्धात्मक होते हैं और परिशोधात्मक होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तर्कशास्त्र उत्पन्न करता है, तर्कशास्त्र क्या उत्पन्न करता है? तो याद रखिए तर्कशास्त्र एक अमूर्त चिंतन भी उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा अमूर्त चिंतन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, तर्कशास्त्र की उचित परिभाषा किसने दी है? तो या फिर बोल सकते हैं तर्कशास्त्र की उचित परिभाषा क्या है, किसने दी है? या आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा अनुमान का विज्ञान। क्या होगा? अनुमान का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अगर आप लोग याद नहीं करोगे, आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो क्लास 11th में आ गए, अब आप लोग थोड़ा सिंसियर हो जाओ, आराम से पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तर्कशास्त्र सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा सभी कलाओं का कला है, कि ये बात किसने कहा है? तो याद रखिएगा जो तर्कशास्त्र है ना सभी विज्ञानों का विज्ञान है, और सही बात है, इसमें वैज्ञानिक मेथड भी लगाते हैं। कलाओं का कला है, इसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत ये रहता है जो आपको एकदम सिद्धांतों को पढ़कर इसको सॉल्व करना होता है। तो याद रखिए इसने कहा था हफ्टले ने, किसने कहा था? हफ्टले, ऑप्शन नंबर 4 होगा, हफ्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निगमन तर्कशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो ये निष्कर्ष की सत्यता से होता है। देखिए यहाँ निष्कर्ष है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 11 नंबर, निगमन का संबंध है, निगमन का संबंध किससे होता है? तो याद रखिएगा दोनों से होता है, यानी कि आकारिक और सत्यता दोनों से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर, निगमन तर्कशास्त्र का संबंध नहीं है, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान मनुष्य के लिए, ज्ञान मनुष्य के लिए, ये बात सही है, और जीवन निधि है, याद रखिएगा। हमारे चैनल का नाम भी है एजुकेशन इज़ लाइफ, जी शिक्षा ही जीवन है, और यहाँ ज्ञान भी मनुष्य के लिए तो जीवन निधि है, याद रखिएगा। आप जितना शिक्षा लेते हैं आपकी जानकारी उतनी ही बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर, ज्ञान का विभाजन है, ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है और अप्रत्यक्ष ज्ञान, दोनों है, याद रखिएगा दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, युक्तियाँ होती हैं, युक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए सत्य होता है या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए चौथा नंबर जो ऑप्शन है ना, युक्तियाँ ना तो सत्य होती है ना ही असत्य होती है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, तर्कशास्त्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है तर्कशास्त्र क्या है? तो तर्कशास्त्र क्या है ना, परिशोधनात्मक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से संबंधित 17 MCQs थे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तर्कशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो तर्कशास्त्र जो अध्ययन करता है वो है मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया का, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए अब लेसन हम लोग आ जाते हैं 7 में, पद और तर्क वाक्य के बारे में। प्रतिज्ञप्ति क्या है? प्रतिज्ञप्ति, तो पदों का निर्माण होता है, पदों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो शब्दों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पदों के विरोध में होने वाले दोष क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत पद। जब पदों में हो जाएंगे बहुत सारे गड़बड़ तो उसको कहेंगे हम लोग विपरीत पद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कि पदों के बीच कितने प्रकार के विरोध होते हैं? तो 2 विरोध होते हैं, याद रखिए कौन कौन से हैं? देखिए कुछ तो आप लोग भी कमेंट कीजिए ना, ताकि मुझे भी पता चले। देखने के बाद जरूर कमेंट करें कि हाँ मुझे इसका पता है, ये इसका होगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को क्या क्या ज़रूरत है, जिससे पे मैं और वीडियोस बना के लाऊंगी।
चलो पदों के विरोध क्या है, पदों के विरोध के बारे में बताते हैं तो दोनों है, विपरीत विरोध और व्याघाती विरोध दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाक्य हो सकते हैं, तो कितने तरह के वाक्य हो सकते हैं। देखिए वाक्य बहुत तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, विवरणात्मक, प्रश्नात्मक, इच्छाबोध। अच्छा प्रश्न कितने प्रकार, क्या बोलते हैं, वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, जरा आप लोग भी बताना कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो इनमें से सभी होंगे, क्या होंगे, इनमें से सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तर्क वाक्य में के कितने भेद है, तर्क वाक्य में के कितने भेद है, तो याद रखिएगा इसके 4 भेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तर्क वाक्य की बनावट होती है, कैसी बनावट होती है, तो निश्चित आकार की होती है, जो तर्क बनाया जाता है वो निश्चित आकार की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तर्क वाक्य का रूप सदैव कैसा होता है, याद रखिएगा तर्क वाक्य का जो रूप होता है हमेशा विवरणात्मक होता है, क्या होता है, विवरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि तर्क वाक्य का रूप कैसा होगा, तो तर्क वाक्य का रूप कैसा होगा, बताइए कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक तो हम सदैव और होता है दोनों में अंतर है, वो हमेशा क्या होगा, विवरणात्मक होगा, पर तर्क वाक्य का रूप हमेशा अभिकथनात्मक होते हैं, यानी कि कथन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तर्क वाक्य संयोजक हमेशा डैश में रहता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि जो तर्क वाक्य का संयोजक होता है ना वो हमेशा भूतकाल में होता है, क्या होता है, पास्ट टेंस, भूतकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, जब पद की वाचकता में वृद्धि होती है तो उसकी गुणवाचकता में डैश होती है या होता है, तो आपको बताना है क्या होती है, ह्रास हो जाती है, क्या होती है, ह्रास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वैसा शब्द जो कभी भी पद नहीं बन सकता उसे डैश कहते हैं, तो कौन सा शब्द है जो कभी पद नहीं बन सकता, तो याद रखिएगा पदायोग्य शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भाषा में व्यक्त मानसिक निर्णय को क्या कहते हैं, भाषा में व्यक्त मानसिक निर्णय को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ना पद कहते हैं, ना तर्कवाक्य कहते हैं, ना न्याय कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट करना मेरे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कुछ छात्र पढ़ाकू हैं तथा कुछ छात्र पढ़ाकू नहीं है के बीच में तार्किक शब्द क्या है। देखिए यहाँ पे व्याघात होगा, क्या होगा आंसर, व्याघात। तो कुछ छात्र क्या है, पढ़ाकू हैं, कुछ छात्र पढ़ाकू नहीं है, ये व्याघात को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उद्देश्य एवं विधेय को जोड़ना क्या कहलाता है। अगर हम लोग उद्देश्य और विधेय को दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका संयोजक, क्या बोलते हैं, संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उद्देश्य कब होता है, कब होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य हमेशा याद रखिएगा आरंभ में ही होता है, कब होता है, आरंभ में। चलिए स्टार्टिंग में ही किया जाता है उद्देश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से पद की तरह प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए वे शब्द जो पद की तरह प्रयुक्त होते हैं ना उसको पद योग कहते हैं, क्या कहते हैं, पद योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तार्किक अनुमान की मूल इकाइयाँ हैं, तो क्या है, पद हैं, क्या है, पद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बनावट की दृष्टि से वाक्य के रूप में होते हैं, तो याद रखिएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अनेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओह, हाय, आदि शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, तो याद रखिए पदायोग्य शब्द हैं, पदायोग्य शब्द हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहलाते हैं ये, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, के तथा या इत्यादि शब्द हैं, ये क्या है, तो पराधीन पद योग्य शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका 22, किसके अनुसार व्यक्ति बोधक नाम होता है, तो व्यक्ति बोधक जो नाम होता है वो होता है जॉन्स के कारण, जॉन्स ने कहा था कि व्यक्ति बोधक नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्ति बोधक नाम कौन से होते हैं, कौन से हैं, तो गुणवाचक होते हैं, क्या होते हैं, व्यक्तिबोधक नाम जो होते हैं गुणवाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सभी जातिवाचक पद क्या होते हैं, तो जितने भी जातिवाचक पद होते हैं वो समूह व्यक्तिवाचक होते हैं, तो जातिवाचक जो होंगे वो समूह व्यक्तिवाचक होंगे। नेक्स्ट 25 नंबर, शब्द निर्भर करता है, शब्द किस पे निर्भर करता है, तो शब्द पद पे निर्भर करता है, चलिए पदों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है 26, समूहवाचक के भेद हैं, समूहवाचक के भेद क्या हैं, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, समूहवाचक से अभिप्राय है, समूहवाचक से क्या अभिप्राय है, तो समूहवाचक जो होता है समष्टिवाचक होता है।
तो समष्टि और व्यष्टि आप लोगों को पता होगा। समष्टि और व्यष्टि, समष्टि क्या होता है? जिसमें समूह का वर्णन किया जाता है, तो वो हो गया समूहवाचक, यानी कि बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि क्या होता है? छोटे से स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो समूहवाचक किसका उदाहरण है? समष्टिवाचक का। क्वेश्चन नंबर 28, असमूहवाचक के भेद क्या है? असमूहवाचक के जो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक होते हैं, वो समूह में नहीं होते हैं। चले, हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, रंग अगुणवाचक पद है, तो रंग जो है वो क्या है? अगुणवाचक है कि नहीं? तो असत्य। क्या होगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यापित तर्क का उद्देश्य पद कैसा होता है? तो हमेशा व्यक्ति बोध होता है। क्या होता है? व्यक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 31, किन तर्क वाक्यों के उद्देश्य व्याप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, पूर्वव्यापी। नेक्स्ट 32, गुण की दृष्टि से तर्क वाक्यों का वर्गीकरण है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अभावात्मक और भावात्मक दोनों होते हैं। याद रखिएगा, गुण की दृष्टि से जो तर्क वाक्य होते हैं उसमें भाव भी होते हैं और बिना भाव के भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विधेय। क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मनीष अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये कौन सा वाक्य है? देखिए, जब इसमें बात हो रही है मनीष अच्छा व्यक्ति नहीं, तो किस तरह का होगा ये वाक्य? अभावात्मक तर्क वाक्य है। क्या होगा? अभावात्मक तर्क वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, गुण तथा परिणाम के सम्मिलित दृष्टिकोण से तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सापेक्ष तर्क वाक्य के भेद 2 भेद हैं, तो कितने भेद होते हैं इसके? हत्वाश्रित। क्या होगा? हत्वाश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संबंध की दृष्टि से तर्क वाक्य के भेद हैं, तो ये याद रखिएगा, निरपेक्ष और सापेक्ष होता है संबंध की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। चलिए 38, आई का विपरीत होता है। आई का विपरीत क्या होगा? अगर हम लोग तर्क वाक्य की बात कर रहे हैं तो आई का उल्टा क्या लिखा जाता है? चलिए, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ए का अनुविपरीत क्या कहलाता है? इनमें से कोई नहीं, अनुविपरीत नहीं होगा। क्या? ई का व्याघाती होता है। ई का व्याघाती क्या होता है? आई होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41, कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, तर्क वाक्य है, तो क्या होगा? अर्शव्यापी भावात्मक है। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप लोग थोड़ा सा रट लेना, याद कर लेना, जो करना पर इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, परिणाम की दृष्टि से तर्क वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 43, वर्तमान काल में रह कर भी संयोजक क्या नहीं कर पाते हैं? देखिए, वर्तमान काल में रह के भी संयोजक क्या नहीं कर सकता है? तो याद रखिएगा, समस्त क्रियाओं का कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निर्णय क्या है? तो निर्णय याद रखिएगा, 2 प्रत्यक्षों का संबंध और 2 अवधारणाओं का संबंध होता है, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पुस्तक पद में है, पुस्तक में कौन सा पद है? तो याद रखिएगा, केवल वस्तुवाचकता पद है। ये हो गए आपके टोटल 45 क्वेश्चन लेसन 7 से। अब आते हैं हम लोग निरपेक्ष न्याय से। देखिए, मैंने कहा था शुरू में ही कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको पैसेंस रखना होगा, क्योंकि देखिए मैं एक ही बार करा देती ताकि आपको एक ही जगह एक कलेक्शन मिल जाए कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हाँ, लेसन का नाम है निरपेक्ष न्याय के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs आएंगे मैं करा दूंगी। पहला, न्याय में कितने पद होते हैं? न्याय में 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्याय के प्रकार कितने होते हैं? तो न्याय के याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रकार दिए गए हैं, 2 रूप दिए गए हैं, शुद्ध और मिश्रित दोनों होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, न्याय में कितने तर्क वाक्य सम्मिलित हैं? तो याद रखिएगा, इसमें होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक न्याय में मात्र 4 पद होते हैं। प्रत्येक न्याय में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, तो आंसर हो गया आपका 2। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको, प्रत्येक न्याय में मात्र 4 पद होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। चलिए 5 नंबर देखते हैं, न्याय में प्रत्येक पद कितनी बार आता है? देखिए, न्याय में प्रत्येक पद कितनी बार आता है? 2 बार आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम आकार का वेद्य
योग्य है, विन्यास है, इसको क्या कहते हैं, बारबारा। क्या बोलते हैं इसको, बारबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आकार के न्याय के वैध योगों की संख्या है, याद रखिएगा वो कितने हैं, टोटल 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि दोनों आधार वाक्य अंश व्यापी हो तो निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन है सेलेरेंट किस आकार का योग है, तो याद रखिएगा ये प्रथम आकार का योग है। क्या है, प्रथम आकार का योग है सेलेरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी न्याय में दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसके निष्कर्ष क्या होंगे। तो इसमें से कुछ भी निष्कर्ष नहीं होगा, अगर दोनों ही निषेधात्मक हो तो इसके निष्कर्ष कुछ भी नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निगनात्मक अनुमान में के कितने प्रकार होते हैं, तो निगनात्मक आकार के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित न्याय के भेद हैं, मिश्रित न्याय के क्या भेद होंगे, लगभग ये सारे होंगे, हेत्वाश्रित, वैकल्पिक और द्विविधा। तो ये हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निष्कर्ष के उद्देश्य को क्या कहते हैं, निष्कर्ष के उद्देश्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा निष्कर्ष के उद्देश्य को हम लोग लघु पद कहते हैं, लघु पद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निष्कर्ष के विधेय को क्या कहते हैं, तो बृहत पद कहा जाता है विधेय को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निगनात्मक अनुमान के भेद कितने होते हैं, तो निगनात्मक अनुमान के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, तो याद रखिएगा साक्षात और मध्याश्रित, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, लघु आकार वाक्य को कैसा होना चाहिए, देखिए जितना भी क्वेश्चन लघु आकार का होता है ना वो भावात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बृहद आधार वाक्य को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो निषेधात्मक होगा, क्या होगा, निषेधात्मक। उसके बाद 19, आधार वाक्य एवं निष्कर्ष का क्रम होता है, क्या होगा, निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित। नेक्स्ट है तर्कशास्त्र का मूल विषय क्या है, तो तर्कशास्त्र का मूल रूप है आपका 3 नंबर अनुमान। नेक्स्ट है 14 नंबर, मानक आकार न्याय वाक्य का निष्कर्ष है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 3, एक मानक आकार निरपेक्ष तर्क का वाक्य है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, न्याय का आकार निर्भर करता है, तो न्याय का आकार किस पर निर्भर करता है, मध्यवर्ती पद पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा लगभग हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया लेसन 8 तक। अब हम लोगों को देखना है क्लास 9 का, हम लोगों को देखना है अब लेसन 9, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के तत्व क्या है, ठीक है, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के क्या तत्व हों वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यौगिक कथन यदि सूर्य है, सवाल है कि यदि यौगिक कथन सूर्य है तो रोशनी क्या होगी, तो रोशनी क्या होगी, सोपाधिक होगी, क्या होगी, सोपाधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक निषेध है, तो आपको बताना है कौन सा निषेध है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो निषेध है, ये नहीं होगा, निषेध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्तियां के प्रकार हैं, युक्तियां कितने प्रकार के होते हैं, तो युक्तियां याद रखिएगा 2 प्रकार की, यहाँ पे दोनों होगा, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों होती हैं। नेक्स्ट है युक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा सवाल दोनों एक ही है, तो दोनों प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर आपको नाम दिया गया और नीचे आपके संख्या में दिया गया कि 1 2 3 4 कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। युक्तियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, सत्य असत्य, असत्य युक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, अधिक नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तर्कशास्त्र के अंतर्गत युक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तर्कशास्त्र के अंतर्गत युक्तियां कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निगनात्मक युक्तियां कैसी होती हैं, जो निगनात्मक युक्तियां होती हैं वो आकारिक होती हैं, क्या होती हैं, आकारिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निगनात्मक युक्तियां मूलतः कैसी होती हैं, मूल रूप से कैसी होती हैं, तो आपादिक होती हैं, आपादिक। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को चैप्टर, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे चैप्टर भी पढ़ना है, चैप्टर वाइज भी आप मुझे को समझा दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं आपको समझा दूंगी, पर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, क्योंकि मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को, जो बच्चे क्वेश्चंस के मॉडल्स नहीं पता होते हैं और उनको आसानी से नहीं समझ में आता है, तो ये एक तरीका होगा कि उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, निगमन तर्क का शास्त्र होता है, तो निगमन तर्क शास्त्र कैसा होता है, प्रतीकात्मक होता है, कैसा होता है, प्रतीकात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध फलवादी दार्शनिक कौन है? प्रसिद्ध फलवादी दार्शनिक कौन? चार्ल्स सैंडर्स पीमर्स, याद रखिएगा चार्ल्स सैंडर्स पीमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संकेतों एवं प्रतीकों का प्रयोग किस दार्शनिक के पारंपरिक तर्कशास्त्र में किया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूचनार्थ वाक्य अंग है, कैसे अंग है? तो याद रखिएगा ये भाषा विशेष के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतीक के प्रयोग का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है, किसमें मिलता है? तो जितने भी प्रतीक होते हैं, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा गणित में किया जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में कितने प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा 3 तरह के कोष्ठक होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, सबसे छोटी ब्रैकेट, दूसरा होता है मध्य ब्रैकेट, और तीसरा जो होता है वो बड़ी ब्रैकेट। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? तो देखिए तत्व चिंतामणि के जो लेखक हैं वो है गंगेश, ठीक है, याद रखिएगा गंगेश हैं। चलिए 16 नंबर में जो दिया हुआ है उसको मध्य कोष्ठक कहते हैं, तो क्या होगा ये? मध्य कोष्ठक। देखिए इसको मध्य कोष्ठक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट, क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं 17 नंबर, कृत्रिम भाषा का खेल क्या है? कृत्रिम भाषा का खेल क्या है? तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसी कथन का सत्यता मूल्य है, क्या होगा? या तो सत्य हो सकता है या तो असत्य हो सकता है। कोई भी सेंटेंस 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो सत्य या तो असत्य। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है इस चैप्टर से, चैप्टर 9 से, व्याघातक पद वे हैं जिनमें क्या होता है भाई? तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, याद रखिएगा। ये सेंटेंस आप लोग पढ़िए, देखिए, यदि एक सत्य है तो दूसरा असत्य, ये होगा नहीं। यदि एक असत्य है तो दूसरा सत्य, ये होगा नहीं। यदि एक सत्य है और दूसरा असत्य और इसका विलोम भी सत्य है तो याद रखिएगा ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, चैप्टर नंबर 10, ये आपका आखिरी चैप्टर है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको करा दूंगी। तो मैंने कहा था कि ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए, बौद्ध का आकारिक और तर्कशास्त्र है, बौद्ध का आकारिक तर्कशास्त्र क्या है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 2, ठीक है, बौद्ध मतलब बुद्धि। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक, यहाँ पे बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध थे, ये भी याद रखिएगा बुद्ध थे। आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको पढ़ना कैसे है और क्या क्या उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऐसे तो पूरा चैप्टर्स पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स को तो समझना और याद रखना आसान नहीं है, पर कुछ चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम्स के लिए। बौद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञान के साधन है, तो ज्ञान के साधन क्या है? याद रखिएगा दोनों का, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों होते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म किसका प्रारूप है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म जो है ना अनुमान का प्रारूप है, किसका है? अनुमान का। नेक्स्ट है 5 नंबर, बौद्ध मत में प्रतीक्षा हेतु एवं निगमन को माना जाता है, कैसा माना जाता है? तो देखिए ये अनावश्यक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, अनुमान का तार्किक आधार क्या है? तो पक्ष धर्मता। नेक्स्ट है धम्मपद दीर्घ निकाय और संयुक्त निकाय ग्रंथ हैं, किसके हैं? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आप लोग सुने होंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसके अनुसार अनुमान भी एक निर्णय है? तो बौद्ध धर्म। देखिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मैं गई थी तो मैंने देखा बौद्ध गया, बहुत पीसफुली प्लेस है और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। आप लोग भी जाइए, जो लोग नहीं गए हैं, बहुत अच्छी जगह है बिहार बोध गया। चलिए, बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। सभी धर्म शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं, किसी धर्म में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं होता है, सब धर्म बराबर हैं और सब धर्म समभाव होते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, धर्म कीर्ति ने कितने प्रकार के अंतरासिद्ध स्पष्ट किए हैं? तो याद रखिएगा इसमें 2 उन्होंने बताए हैं, कितने बताए हैं इसमें? उन्होंने 2 बताए हैं, तो याद रखिएगा ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10, भारतीय परंपरा के अनुसार अनुमान के दोष होते हैं, कितने दोष होते हैं? तो याद रखिएगा जो दोष होगा उसको क्या कहते हैं? ये हो गया हेत्वाभास। क्या कहा जाता है दोष को? हेत्वाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु ने निर्णय की परिभाषा 2 प्रतियों के संबंध में की है। अरस्तु ने बताया, ये सत्य बात है।
चलिए, उसके बाद तर्कशास्त्र में तृतीय पद क्या कहलाता है? तो तृतीय पद होता है विधेय। क्या कहलाता है? विधेय, विधेय कहलाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, आगमन तर्कशास्त्र है। कैसा है? वस्तुपरकता शास्त्र है, याद रखिएगा। 14 नंबर है प्रत्यक्ष का अध्ययन भारतीय धर्मशास्त्र का विषय है, तो याद रखिएगा असत्य बात है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तर्कशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तर्कशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तो याद रखिएगा ये विधेय जो है ना तर्कशास्त्र का अध्ययन का विषय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, युक्तियों में सत्यता होने पर क्या कहलाती है? तो निर्बल युक्ति कहलाती है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, न्याय की बात बौद्ध मत में है, तो प्रार्थानुमान यानी कि प्रार्थानुमान के अनुसार हम कह सकते हैं कि न्याय की बात बौद्ध मत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निर्णय में ब्रैडले की अवधारणा किसके निकट है? जो ब्रैडले ने अपनी अवधारणा दी थी वो बौद्ध के निकट है। चलिए आगे है 19, भारतीय परंपरा के अनुसार तर्कशास्त्र विषय का स्वरूप है। तर्कशास्त्र कैसा स्वरूप? तो वही व्यापक है। क्या है? व्यापक। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसके अनुसार निर्णय एक प्रत्यक्ष का वास्तविक या प्रत्यारोपण है? तो याद रखिए ये है ब्रैडले के अनुसार। किसके अनुसार है? ब्रैडले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अप्रत्यक्ष निर्णय में कितने पद होते हैं? तो लगभग 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है प्रामार्थानुमान संबंधी न्याय के कितने वाक्य हैं? तो लगभग इसमें होते हैं 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 5। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ये आपका टोटल चैप्टर का मैंने MCQs करा दिया। लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस है। आप लोग इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है टर्म 1 का वो अच्छे से जाए, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि MCQs का आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये तो रहा आपका कंप्लीट हो गया ये सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है जितना भी हो सके आप अपने आसपास दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो के थ्रू उन लोगों को भी हेल्प हो जाए जिनको कोचिंग्स या फिर उनको जानकारी नहीं होती हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय।